गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो अपने सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, उसी का हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या इसमें है, किस तरीके से बना, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, हम सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बड़ी मुश्किल से बना है, हमने देखा था किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा था उनको। वैसे ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे भी बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से निकलना पड़ा है। ठीक है ना, ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ड्रॉन इन डिफिकल्ट, यानी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से, स्थिति से गुजरना पड़ा है। ठीक है ना, उसमें हमने बड़े मुश्किल सिचुएशन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर हमने निर्माण इसका हमने किया था। फिर हमने देखा था कि इसमें इंडिया जो कि एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो इंडिया जो है एक ह्यूज कंट्री है, इज ए ह्यूज कंट्री। अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री के इंडिया जितनी बड़ी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज डिफिकल्ट इन इंडिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है, कंट्री तो बहुत बड़ी है ये, साथ साथ डाइवर्स कंट्री भी है। डाइवर्स कंट्री भी है, डाइवर्स कंट्री का मतलब हो गया रहने वाले अलग अलग जाति के धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये इतना इजी नहीं था मतलब बनाना इस चीज को। पीपल जो थे इंडिया के कंट्री, जब देखिए अब इंडिया जो है उस समय कंडीशन क्या थी, इंडिया के दो टुकड़े हुए थे। ठीक है ना, एक बना था पाकिस्तान, एक फर्स्ट था इंडिया और सेकंड क्या बना था, पाकिस्तान। ठीक है ना, ये सब इंडिया से ही क्या हुआ है, इनका पार्टीशन हुआ है, जिसे हम पहले इंडिया कहते थे। ठीक है ना, वो पार्टीशन के बाद में दो नए देश बने, तो न्यू कंट्री बनी। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान बने थे। ठीक है ना, और दोनों ही अलग अलग रिलीजियस के बेस बने थे। इस पार्टीशन में एटलीस्ट 10 lakhs पीपल्स किल्ड हुए थे, lakhs पीपल्स। किल्ड, ठीक ना, कम से कम 10 लाख लोग इस पार्टीशन के अंदर मारे गए थे, दोनों ही साइड से। ठीक ना, किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो पार्टीशन रिलेटेड जो वायलेंस हुआ था, उस वायलेंस में कम से कम जो है 10 लाख लोग दोनों तरफ से मारे गए थे। ठीक है ना, ब्रिटिश जो थी, ब्रिटिश ने भी क्या किया था, अपना चाल चल के गए थे ये लोग। ब्रिटिश ने क्या किया था, इसने कहा था, ब्रिटिश बोलते थे, प्रॉब्लम के साथ ये भी थी, उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लेफ्ट दी, अभी उन्होंने थोड़ी लेफ्ट दी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, जो प्रिंसली स्टेट जो थे उन्हें इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने क्या किया था, फ्री कर दिया था, ये सोचने के लिए। ठीक है ना, ये सोचने के लिए कि वो चाहे तो वो इंडिया मिक्स हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान मिक्स हो जाए, चाहे वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है ना, स्टेट टू मर्ज इन इंडिया, पहली कंडीशन ये थी, या तो इंडिया में मर्ज हो या फिर और मर्ज इन पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो वो पाकिस्तान मिल जाए, ठीक है, या वो इंडिया मिले, या इंडिपेंडेंट रहे।
क्या रहे, इंडिपेंडेंट रह जाए। ये ब्रिटिश ने क्या किया था, एक ऐसी पॉलिसी बना के गए थे, ठीक है ना। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी अपने सामने कि आप करें तो करें कैसे, एक अखंड भारत हम कैसे निर्माण उसका करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब देखो, अब इंडिया ने क्या टास्क किया, मर्जर किया, यानी कि जो मर्जर जो था इंडिया का, मर्जर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखो मर्जर हमने किससे किया, प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर इन इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स इज वेरी डिफिकल्ट। प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स को क्या क्या करना पड़ रहा है कि इंडिया में मर्ज करना है, ये इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। क्यों, क्योंकि ये 3 शर्तों की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब इनके पास चॉइस कर दी ब्रिटिश ने कि भैया तो इंडिया में मिलो या पाकिस्तान चले जाओ या फिर आप अपना एक अलग देश बना लो, ठीक है। ये कंडीशन में क्या हुआ था इन लोगों को, इनकी बात, अब इंडिया के जो रूलर्स थे उनको ये सरकार गवर्नमेंट जो बनी थी उनको ये था कि किस तरीके से इंडिया को एक कर दिया जाए और ये जितने भी ये जो रह गए हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, एक मिला लिया जाए, ठीक है ना। इंडिया के अंदर कर लिया जाएगा, अखंड भारत का निर्माण किया जाए। तो बहुत डिफिकल्ट भी था और अनसर्टन टास्क था, ठीक है ना। फिर भी भारत की जो सरकार रही है, भारत के जो मंत्री रहे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक अखंड भारत का निर्माण किया है जिसमें हम आज स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो मेकर्स होते कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, है ना, मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इनका एक प्रॉब्लम थी, हैड एन एंजाइटी अबाउट प्रेजेंट। अब देखो इनको क्या, जो आज के प्रेजेंट की जो सिचुएशन जो थी, ठीक है ना, और जो फ्यूचर की जो सिचुएशन थी, फ्यूचर जो था कंट्री का, उसको देख के इनको बहुत ज्यादा क्या थी, टेंशन आ रही थी, तनाव इनके मन में था कि भाई कैसे करेंगे हम इसका इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण अपने प्रेजेंट के लिए फ्यूचर के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे जो शुरू होता है, द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता किस तरीके से निर्माण हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम अभी देख लेते हैं पार्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी, ठीक है ना, एक एडवांटेज हमारे सामने था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। कैसे, देखिए जैसे साउथ अफ्रीका था, वहां पे डेमोक्रेट, वहां पे जो है लोगों के अंदर ये क्रिएट करना पड़ा था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा मतलब लोगों को काफी समझाना पड़ा। लेकिन इंडिया में इस तरीके से कोई काम नहीं करना पड़ा, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। एडवांटेज क्या रहा है कि वी डोंट हैव टू क्रिएट, हमें क्या है लोगों के अंदर जागृति लाने का, अवेयरनेस लाने का काम करना नहीं पड़ा, है ना। लोगों के अंदर, मैंने जैसे बताया कि लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम करना नहीं पड़ा, उनको बताना नहीं पड़ा कि आपकी डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक, ठीक है ना, लुक लाइक। यानी हमें ये नहीं बताना पड़ेगा, एडवांटेज अपने सामने यही कि लोगों को हमें ये समझाना नहीं पड़ा कि भाई आपके अधिकार क्या होने चाहिए, आपकी रक्षा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, भारत को आजाद करवाना पड़ेगा, ये सब हमको समझने की जरूरत नहीं पड़ा। हमें क्या, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा इंडिया का, उसी के अंदर लोगों को इन चीजों के बारे में क्या हो गया, पता चल गया। उनको अलग से इस चीज को समझाना नहीं पड़ा जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर किया था, ठीक है ना। तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही जो है पीपल अवेयर हो गए थे अपने राइट्स के बारे में, पीपल्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अवेयर
ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, अब उनको समझ में आ गया था कि उनके राइट्स क्या होने चाहिए, और ये कब मालूम चल गया? फ्रीडम स्ट्रगल में ही मालूम चल गया था। ठीक है ना, ये एक ऐसा स्ट्रगल था, क्या था? दिस स्ट्रगल ट्रांसफॉर्म, इस स्ट्रगल ने ट्रांसफॉर्म किया अपनी सोसाइटी को। अब सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है ना, अपनी सोसाइटी और पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को इसने बदल के रख दिया बिल्कुल ही। लेकिन कैसी राजनीति होनी चाहिए, कैसे समाज होना चाहिए, बिल्कुल इसने चेंज करके रख दिया था। देखते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो हम देखते हैं 1928 के बाद बारे में। देखिए 1928 में क्या हुआ था कि मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, अदर कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ठीक है ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, फॉर इंडिया। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था पहली बार इंडिया के लिए, लेकिन वो 1928 में किया था। ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि 1931 के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन, है ना, ये रेजोल्यूशन एक जो है एक प्रस्ताव पास किया गया एट कराची सेशन, कराची के अंदर। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब कराची के अंदर कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था, ठीक है ना, सेशन चला था, उस सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चला था कराची के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर ये कहा गया था कि किस तरीके से हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, शुड लुक लाइक। ठीक है, तो पहली बार देखो, पहली बार इसका प्रस्ताव कब पास किया गया? 1928 में या 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। फिर 1931 के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया गया था कराची सेशन में इंडिया के, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कराची में सेशन हुआ था, वहां पे एक प्रस्ताव पास किया गया था। उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि जो आजाद भारत होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके बारे में विचार विमर्श वहां पे इन्होंने किए थे। ठीक है ना, आगे की घटनाएं हम देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। अब दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स कराची सेशन का और मोतीलाल नेहरू का, लेकिन दोनों ही जो ये थे डॉक्यूमेंट्स थे, इनको ये बनाने वाले ने यही सोचा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात दोनों ने लिखी हुई थी। ठीक है, तो पहली बार जो है हमने इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी, इसमें फ्रेंचाइज फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अब देखिए ये क्या है, ये वोटिंग राइट्स। क्या होता है ये? वोटिंग राइट्स टू एवरी एडल्ट, है ना। एडल्ट कौन? जो 18 प्लस है, इन्हें हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है उसको वोटिंग के राइट्स दिए गए थे। पहली बार ये जो है इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स में सामने आई थी, मोतीलाल नेहरू जी के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो प्रस्ताव पास किया था उसमें। ठीक है, ये बात में रखे थे कि भाई जो भी होगा हम वोटिंग राइट सभी को देंगे। ठीक है ना, और साथ साथ में ये भी बात की थी वोटिंग राइट से मिलेगी, साथ साथ में क्या देंगे? इक्वालिटी भी मिलेगी। क्या मिलनी चाहिए? लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट द
राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है ना, माइनॉरिटी के राइट्स को भी क्या करना पड़ेगा, हम प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि उनके राइट्स को हम क्या करेंगे, बचाएंगे, सुरक्षा करेंगे उनके राइट्स की, उनके अधिकारों की, ठीक है। तो इस तरीके से जो बेसिक वैल्यूज होती वो एक्सेप्ट की गई सभी लीडर्स ने, ठीक है ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक्सेप्ट कर ली। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी तो इसके ऊपर ये जो है इन्हीं बातों पे क्या किया गया, विचार विमर्श किया गया था, ठीक है ना। देखिए इससे पहले क्या था कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल में क्या होता था, ब्रिटिश रूल में वोटिंग राइट जो थे कुछ ही लोगों को दिए जाते थे, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल में वोटिंग राइट जो है वो कुछ ही लोगों को दिए जाते थे, ठीक है। अब ऐसे था कि जो वोटिंग राइट जो है हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को दे रहे, ऐसे देते थे, ठीक है ना। और उसी बेसिस पे ब्रिटिश जो थी वीक लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, इंट्रोड्यूस वीक लेजिस्लेचर। मैं देखिए वोटिंग राइट्स नहीं होगी तो वो लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर जो है यानी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके अंदर ब्रिटिश के लोग ही बैठेंगे, वही लोग बैठेंगे, तो क्या होगा कि वो जो वो वीक हो जाएगी। वीक इसलिए होगी क्योंकि वो फिर उनके अधिकारों के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं 1937 के अंदर क्या है, प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन होता है 1937 के अंदर, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है ना। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, साथ ही साथ में मिनिस्टर जो थे ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया के, तो मिनिस्टर्स, ठीक है ना, ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। तो क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के और मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और ये इलेक्शन सबसे पहली बार कब होते हैं, 1937 में ही हुए थे, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्शंस थे ये फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं थे, है ना, क्या नहीं थे, फुल्ली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे ये, ठीक है ना। अब राइटिंग तो दिए नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमने इंडियंस में मिला इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के साथ काम करके वो हमारे लिए यूजफुल हुआ, है ना। बट दिस एक्सपीरियंस है ना, gained by Indians is very useful। जो एक्सपीरियंस इनको मिला, जो इंडियंस ने जो एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, इनके लिए यूजफुल रहा, ठीक है ना, उनके साथ काम कर। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स भी है, प्रोसीजर्स भी, कॉलोनियल लॉ की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका हमारा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, है ना। मोस्ट ऑफ द provisions are taken from इसी से लिया गया है, ठीक है ना। ज्यादातर जो है प्रोविजन कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए काफी साल तक ईयर्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, ऑन द फ्रेमवर्क पे बारे में सोच रहे किस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसका एक और बेनिफिट हुआ, एड अनदर बेनिफिट,
तो ज्यादातर जो प्रोविजंस थे, ठीक है ना, वो सब 1935 से लिए गए थे। अब काफी सालों तक सोच विचार कर किया उन्होंने कि भाई हमारा फ्रेमवर्क कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका एक बेनिफिट उनको ये भी हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जो अपने जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस भी मिल गया दूसरी कंट्रीज का, ठीक है ना। बेनिफिट क्या था कि लीडर्स को कॉन्फिडेंस मिला दूसरी कंट्रीज का भी, ठीक है ना। तो हमारे जो इंडियंस जो थे, यानी कि इंडियन जो लीडर्स थे, मैनी लीडर्स आर इंस्पायर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड की कई कंट्रीज जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुई थी, ठीक है ना। तो इंडिया भी उसमें से एक ही थे जिसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की उससे इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है ना। ब्रिटेन के अंदर क्या थी प्रैक्टिस थी पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट की, ठीक है ना। इससे भी हम इंस्पायर्ड हुए थे। ब्रिटेन में क्या थी प्रैक्टिस चलती थी, प्रैक्टिस ऑफ पार्लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो ब्रिटेन के अंदर प्रैक्टिस चलती थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे जो है मतलब वैसे ही काम करते थे। इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है इंडिया ने एडॉप्ट किया, ठीक है ना। इंडिया ने इसको क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको एडॉप्ट किया है इस प्रैक्टिस को। साथ ही यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ये भी हमने क्या किया, बिल ऑफ राइट्स एडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। फिर रशियन रेवोल्यूशन जो हुई थी, ठीक है ना, उस समय जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हमने ली रशियन रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन के, ठीक है ना, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है, ये कुछ चीजें जो हमने एडॉप्ट होकर इंस्पायर किया है। तो स्टेप बाय स्टेप जो थे हम ये क्वेश्चंस करते थे अपनी कंट्री के लिए भी, क्या क्या चीजें हमारे लिए सुटेबल होगी, क्या क्या सुटेबल नहीं होगी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो अब देखो इसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब देखते हैं मेकर्स कौन थे, हमारे बनाने वाले कौन थे। तो हम अभी एक एक करके हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखें पहली चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम, ये देखते हैं कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वॉज डन बाई असेंबली, ठीक है ना, डन बाई असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, ठीक है, कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाली, क्या डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने वाली जो एक असेंबली थी, वो असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की थी, जिसमें चुने में सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें इलेक्शंस। अब जो होता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शंस होते हैं, इनसे देखिए इसके इलेक्शन जो होते हैं सबसे पहली बार जो होते हैं जुलाई 1946 में होते हैं। कब होते हैं इलेक्शंस,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शंस कब होते हैं? जुलाई 1946 में इसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट मीटिंग जो हो रही है इसकी, इलेक्शन हो गया, फर्स्ट मीटिंग कब होती है? दिसंबर में होती है, दिसंबर 1946 में होती है। इलेक्शन हो गया जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट की, ठीक है ना। अब इसी के बाद में क्या होता है देखो, सून, जल्दी ही, सून आफ्टर, यानी इसके तुरंत बाद ही देखिए, सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड, जो कंट्री है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना, इनटू इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है ना, इनटू इंडिया और मीन्स एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। अब देखिए पहली मीटिंग हुई, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो पूरे भारत के लिए बनी थी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई, पहली मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में क्या हुआ, 1947 में तो आपको पता है इंडिया का और पाकिस्तान का क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसका भी पार्टीशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी उसका भी क्या हो गया, पार्टीशन हुआ, है ना, इज ऑल्सो डिवाइड, ये भी बढ़ गई। अब देखिए होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, है ना, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया की, इसके अंदर जो थे 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 299 इसके अंदर मेंबर्स थे। अच्छा, अब ये जो 299 जो मेंबर्स थे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोट दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और हमने क्या किया है, असेंबली ने क्या किया, एडॉप्ट किया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमने एडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर को 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया, इसको एडॉप्ट किया। किसको एडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्ट हमने कब किया, 26 नवंबर 1949 को किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू एन इफेक्ट, ठीक है ना। अब ये आया कब से, चलन में कब से? इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो जनवरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये इफेक्ट हुआ था, जनवरी 1950 के अंदर हमने इसको अपना पूरा अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है ना। हमने अपनाया तो इसको 26 नवंबर 1949 को ही था, क्योंकि तब तक बन चुका था। लेकिन हमने इसको जो है पूरी तरीके से हमने इसको जो इस्तेमाल किया है ना, लागू किया है, वो 1950 में किया था, 26 जनवरी को। इसलिए हम अपना जो रिपब्लिक जो डे होता है हमारा, जो गणतंत्र दिवस होता है, वो 26 जनवरी 1950 को ही हम मानते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे ये बात कर लेंगे हम सीधे सीधा, ठीक है ना। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिपब्लिक डे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1928 के अंदर, 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और उनके जो 8 कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, ठीक है। वो जो दिन था, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने क्या किया था कि एक जवाहरलाल नेहरू जो इनके बेटे रहे, इन्होंने मिलकर इन्होंने क्या कहा था कि भाई हम 26 जनवरी तक भारत को क्या कर लेंगे, आजाद करवा लेंगे, और भारत का जो आजादी दिवस होगा, जो इंडिपेंडेंस डे होगा, वो 26 जनवरी रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम 15 अगस्त को आजाद हो पाए थे, बहुत देर बाद 47 में। तो इस दिन की महत्व
महत्व को बढ़ाने के लिए, इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए हम रिपब्लिक डे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, लागू किया था। ठीक है ना। अब देखिए हमने ये पहले देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ती है, एक एक कारण जो पहले से एक्सप्रेस जो है समझ चुके हैं। ठीक है ना। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, अच्छा अब सवाल ये आता है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट, क्या कहते हैं कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली। ठीक है। अब सवाल ये हमारे सामने आता है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अब एडॉप्ट कर रहा है जो इस असेंबली ने बनाया है। ठीक है ना। तो आज भी तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज भी हम इसको मान ही रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके कई कारण है। देखो क्या है, पहली चीज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, किसी जो मेंबर्स है उसके, है ना, उस मेंबर के अकेले की व्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स, ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। इन्हें अकेले उन लोगों की विचारों की बात नहीं की जाती इसके अंदर। ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है ब्रॉड कॉन्सेंसस। ठीक है ना। लोगों में जागरूकता की ये बात को एक्सप्रेस करता है अपने समय के अनुसार। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि जो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, मैनी कंट्रीज, इनको क्या करना पड़ा, रीराइट करना पड़ा अपना, रीराइट दी कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार वापस लेके, जैसे हमने फ्रांस के बारे में हमने पढ़ा था, इससे पहले आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले 1789 के अंदर रेवोल्यूशन हुई थी, तब इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, फिर 1793 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और फाइनली जाके जो है 1794 के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो इस तरीके से मतलब कितनी बार उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है। नेपाल का स्ट्रगल हमने पढ़ा था, नेपाल में भी इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन कई बार जो है चेंज हुआ है। ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बेसिक रूल जो है अब क्यों लिखना पड़ता है, बिकॉज बेसिक रूल्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स, बिकॉज बेसिक रूल्स जो है उनके आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है ना। अब देखिए कई बड़े कारण भी ऐसे रहा कि वो नहीं कर पाते थे। ठीक है ना। एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन जो है केवल पीस ऑफ पेपर ही है ना, कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना। सम कंट्रीज है कॉन्स्टिट्यूशन है, बट नो वन फॉलो इट, कोई इसको फॉलो करता नहीं है। ठीक है ना। तो एक पीस ऑफ पेपर की तरह ही बन के रह गया। तो ये अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हमने बताया, हमारे यहाँ पे लिखने वाले जो थे कोई एक लार्ज सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसने ऐसा किया है। हमारे यहाँ पे लिखने वाले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर ये सब कुछ ऐसा किया है। ठीक है ना। दूसरा कारण जो है इसको एक्सेप्ट करने का, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखिए दूसरा जो रीजन बता रहा है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, असेंबली रिप्रेजेंट दी पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। तो
कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी उस समय, नहीं थी, फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो डायरेक्टली चूज नहीं की गई थी लोगों के द्वारा। ये जब वोटिंग राइट्स थी तो डायरेक्टली कैसे चूज की जाएगी लोगों के द्वारा, तो ऐसा नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। तो ये केवल जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना, उन्होंने इसको इलेक्शन किया था, मतलब इलेक्शन उन लोगों ने किया है, फिर भी उन लोगों ने जो अच्छे तरीके से मतलब जो है अपना निर्माण किया है, ठीक है। देखिए पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद में इलेक्शन होते प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन होता, अब इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट की पोस्ट के, तब तो वो एक तरीके से इलेक्शन वाली बात हो आ गई इसमें, ठीक है ना। उसके बाद लोगों की ही बात मानी गई, इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग चुन के आए हुए थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। तीसरी ये बताते थे, देखिए तीसरी ये बताते कि जो जिस तरीके से काम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया है उससे क्या मिलता है, एक स्थिरता मिलती है। क्या मिलती है? स्थिरता मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है और बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। फर्स्ट कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल जो डिसाइड किए एग्री किए गए, ठीक है ना। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, इसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थे? चेयरमैन थे, ठीक है ना। और काफी समय तक ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे। 114 डेज, कितने डेज लगे? 140 डेज, ठीक है ना, एक्सपेंड किए गए थे, ठीक है ना, स्प्रेड ओवर 3 years, है ना, ओवर 3 years, 3 साल में 114 दिन तक इन्होंने क्या किया, केवल डिस्कशन करके इन्होंने अपने काम किया था, ठीक है ना। अब जब प्रिंट किया हमने इसको तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स बने इसके, ठीक है ना। ये प्रूव करता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है आपको जो करने हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चन के आंसर्स लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।